Brought to you by Kuku FM. Download the app now. सबसे पहले एक कहानी सुनिए। एक भरा पूरा खुशहाल गांव था। वहां के लोग चैन से जी रहे थे। बाहरी दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं था। फिर एक दिन डाकुओं का एक दल गांव में घुसा। डाकुओं को वो जगह अच्छी लगी। उन्होंने वहीं पर बसने का फैसला किया। उन्होंने गांव पर कब्जा कर लिया। कुछ दिनों तक तो गांव वाले सब सहते रहे, लेकिन एक दिन उनका मन भर गया। उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तब डाकुओं ने सोचा कि अब यहाँ टिके रहना ठीक नहीं। उन्होंने गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया। ये तो हुई ट्रेडिशनल कहानी, मतलब हैप्पी एंडिंग वाली। अगर इसमें एक लोचा लगा दिया जाए तो? डाकुओं ने भी यही सोचा। उन्होंने जाने से पहले गांव का सबसे बढ़िया वाला खेत किसी दूसरे बाहुबली को बेच दिया। गांव वालों को डाकुओं से आजादी तो मिल गई, लेकिन आधी अधूरी हालत में। उनके एक टुकड़े को काट कर अलग कर दिया गया था। जो लोग वहां बसे थे उनको निकाल दिया गया। अब जब भी गांव वाले डाकुओं से अपना खेत मांगने जाते, वो कहता, हमने गांव को आजाद कर दिया। वो क्या कम है? जो खेत हमने बेचा वो उस समय की बात है जब पूरा गांव हमारे कब्जे में था। तुमको जो करना हो कर लो। ये वाली बहस आज तक चल रही है। इस अंतहीन कहानी को अगर हूबहू धरातल पर उतार दिया जाए तो क्या होगा? ये बनेगा ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच का दशकों से चल रहा विवाद। इस विवाद की पूरी कहानी क्या है? इस कहानी का अफगानिस्तान कनेक्शन क्या है? और आज के दिन हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। मॉरिशस हिंद महासागर में बसा है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है। एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान यूरोप के ताकतवर देश नई जमीनें तलाश रहे थे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक पेड्रो मैस्किनहास ने यहाँ कदम रखा था, लेकिन उसे ये जगह दिलचस्प नहीं लगी। इसलिए पुर्तगाल ने वहां कॉलोनी नहीं बसाई। उनके जाने के बाद डच आए साल 1598 में। उन्होंने अपने राजकुमार मॉरिस के नाम पर इस जगह का नाम रखा मॉरिशस। डचों ने मॉरिशस को अपना उपनिवेश बना लिया। कब्जे के लिए मारकाट से परेशान डच 1710 में वापस लौट गए। उनके बाद आया फ्रांस। फ्रांस लगभग 100 बरस तक मॉरिशस में रहा। 18वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों की आमद हुई। जमीन एक थी लेकिन दावेदार दो। फिर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में फ्रांस हार गया। 1814 में पेरिस की संधि के तहत मॉरिशस ब्रिटेन के हाथ में पहुंच गया। ब्रिटेन का शासन साल 1968 तक चला। इस साल उसने मॉरिशस को आजादी दे दी, लेकिन जाने से पहले उसने एक लोचा लगा दिया। मॉरिशस को आजाद करने के ठीक 2 साल पहले उसने चागोस आइलैंड्स को खरीद लिया, लगभग 20 करोड़ रुपए की कीमत में। उसके बाद ब्रिटेन ने चागोस को ब्रिटिश इंडियन एशियन टेरिटरी घोषित कर दिया। मॉरिशस का आरोप है कि ब्रिटेन ने आजादी के बदले जबरदस्ती चागोस का सौदा करने के लिए मजबूर किया। 1966 में ब्रिटेन ने चागोस को अमेरिका के हवाले कर दिया, 50 साल की लीज पर। अमेरिका ने इसके बदले ब्रिटेन को न्यूक्लियर सबमरीन सिस्टम की खरीद में डिस्काउंट दिया था। ये डील लंबे समय तक दुनिया से छिपी रही। जब मॉरिशस आजाद हो गया, उसने ब्रिटेन के साथ एक समझौता करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो चागोस में किसी तरह का दखल नहीं देगा, बशर्ते अमेरिका में चीनी के निर्यात का उसका कोटा बढ़ा दिया जाए। ब्रिटेन ने इससे मना कर दिया। उसने कहा कि अमेरिका मॉरिशस के साथ संधि में हिस्सेदार नहीं बन सकता। अमेरिका और ब्रिटेन का चागोस में मिलिट्री बेस बनाने का प्लान था। उस समय चागोस में लगभग 2000 लोग रहते थे। उनकी पीढ़ियां लंबे समय से वहां रहती आई थीं। एक झटके में उन्हें उनके पुश्तैनी घरों से बेदखल करने की साजिश रची गई। जो लोग खरीदारी करने या रिश्तेदारों से मिलने चागोस से बाहर गए थे, उन्हें कभी वापस नहीं लौटने दिया गया। जो बच गए थे, उन्हें जहाजों में भरकर सेशल्स और मॉरिशस के मेन द्वीप पर भेज दिया गया। पुनर्निर्वास के नाम पर उन्हें जो जगह दी गई थी, वहां बिजली और पानी की व्यवस्था तक नहीं थी। चागोस के लोग मछली पालन के सहारे अपना गुजारा करते थे, लेकिन नई जगह पर उनके लिए किसी तरह के रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। कई लोग तो गरीबी और भुखमरी के चलते मर भी गए। महज 7 बरस में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर चागोस को पूरी तरह खाली करा लिया था। पीड़ित लोगों को आज तक ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाया है। चागोस द्वीप समूह का एक द्वीप है डिएगो गार्सिया। वहीं पर अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बनाया। वहां अभी लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।
इसके अलावा एयर स्ट्रिप, वॉरशिप, न्यूक्लियर सबमरीन और सैटेलाइट स्पाई स्टेशन भी यहाँ बना है। इसी बेस से अमेरिका ने गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान एयर स्ट्राइक लॉन्च किए थे। 9/11 के हमले के बाद इस जगह पर CIA का भी बसेरा बना। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को यहाँ लाकर CIA पूछताछ और टॉर्चर करती थी। ब्रिटेन लंबे समय तक ये दावा करता रहा कि जिन लोगों को चागोस से हटाया गया वे वहां मजदूरी करने आए थे। उसने मूल निवासी का टैग मिटाने की साजिश रची, लेकिन ये साजिश उसके काम नहीं आई। साल 2000 में लंदन हाईकोर्ट ने कहा कि चागोस के लोगों को हटाने का फैसला गैर कानूनी था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर। उन्होंने विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर कोर्ट के डिसीजन को गौड़ कर दिया। 8 साल बाद फिर से हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि हटाए गए लोग वापस अपने घर लौट सकते हैं। ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अपील मान ली और हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। दशकों तक मॉरिशस सरकार चुप बैठी रही। 2015 में उसने ब्रिटेन के दावे को चुनौती देने का मन बनाया। मॉरिशस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ब्रिटेन मॉरिशस को उसका हक देने में नाकाम रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन ने जानबूझकर चागोस के इर्द गिर्द के इलाकों को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया ताकि चागोस के मूल निवासियों को वापस लौटने से रोका जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका के निजी हितों को मॉरिशस के अधिकारों के ऊपर तरजीह दी गई। फरवरी 2019 में मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में पहुंचा। ICJ ने अपने फैसले में कहा कि ब्रिटेन को जल्द से जल्द चागोस को मॉरिशस के हवाले कर देना चाहिए। अब सवाल ये कि आज चागोस आइलैंड्स की चर्चा क्यों है? चागोस आइलैंड्स पर मॉरिशस का दावा और मजबूत हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU। UPU के सदस्य देशों की संख्या 192 है। ये एजेंसी अपने सदस्य देशों की पोस्टल पॉलिसीज को निर्धारित करती है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने कहा है कि चागोस के पोस्ट पर सिर्फ मॉरिशस के स्टैंप ही लगेंगे। इससे पहले वहां पर ब्रिटेन का पोस्ट स्टैंप लगता था। UPU के फैसले से ये एक बार फिर स्पष्ट हुआ कि चागोस आइलैंड्स पर ब्रिटेन का कब्जा अवैध है। UPU तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने इस चागोस पर ब्रिटेन के कब्जे को अवैध बताया है। हालांकि ब्रिटेन ये कहता रहा है कि जब तक इस इलाके में सुरक्षा की जरूरत महसूस होती रहेगी वो इसे मॉरिशस को नहीं सौंपेगा। ब्रिटेन चागोस पर अपने दावे को लेकर अलग थलग होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो इस तरफ शायद ही ध्यान देगा। उसने मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की किताब को किसी तहखाने में बंद कर दिया है। इतना तो तय है कि यहाँ के मूल निवासियों के न्याय का इंतजार और लंबा होने वाला है। आपने चागोस आइलैंड्स की कहानी सुन ली, वही मिलिट्री बेस जहां से अमेरिका ने अफगानिस्तान वॉर के शुरुआती दिनों में एयर स्ट्राइक किए थे। चागोस तो आज भी अमेरिका के कब्जे में है, लेकिन अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल चुका है। जिस तालिबान को हटाने के लिए अमेरिका ने 20 साल तक अपना सब कुछ झोंका, वही तालिबान काबुल की गद्दी पर फिर से कब्जा कर चुका है। इसलिए अमेरिका वहां से निकलने की तैयारी में जुटा है। साथ ही वो बाकी देशों के नागरिकों और नाटो सेनाओं के साथ काम करने वाले अफगानों को निकालने में भी मदद कर रहा है। जैसे जैसे 31 अगस्त की डेडलाइन नजदीक आ रही है, काबुल एयरपोर्ट पर परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। लगभग 88,000 लोगों को निकालने के बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही। कई देशों की मांग है कि अमेरिका डेडलाइन बढ़ाने पर विचार करे। हालांकि इसको लेकर तालिबान के साथ सहमति नहीं बन पा रही है। फ्रांस ने कह दिया है कि वो 28 अगस्त के बाद अपना एयरलिफ्ट ऑपरेशन बंद कर देगा। डेनमार्क और पोलैंड पहले ही अपना कैंपेन बंद कर चुके हैं। US और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ है। इसमें कहा गया है कि जिन भी लोगों के पास बाहर जाने के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, उन्हें रोका नहीं जाएगा। जिन लोगों के कागजात वेरीफाई हो रहे हैं, उन्हें प्लेन में बैठने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को लौटाया जा रहा है, लेकिन लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। भीड़ को हटाने के लिए की गई गोलीबारी में 12 लोग मारे जा चुके हैं। तमाम आशंकाओं के बावजूद लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। तालिबान का डर बाकी सभी आशंकाओं पर भारी पड़ गया है। ये सब चल ही रहा था कि 26 अगस्त की सुबह एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने काबुल एयरपोर्ट के आसपास जमा लोगों को वहां से हट जाने की अपील की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि वे इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की तरफ न आएं। ब्रिटेन ने भी लोगों को सुरक्षित जगह पर चले जाने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी में लिखा कि एयरपोर्ट पर बड़े आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है।
इस बीच खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस यानी ISKP एयरपोर्ट पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, आतंकियों के लिए इस जगह को टारगेट करना बेहद आसान हो गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस खतरे के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही इससे निपटने के लिए प्लान B भी तैयार किया गया है। अमेरिका के 3000 से अधिक सैनिक अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर तैनात हैं। ISKP के हमले की स्थिति में भी वे नुकसान की जद में आएंगे। ISKP खुद को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट यानी ISIL का हिस्सा बताता है। हालांकि ISIL इससे इनकार करता है। ISKP की स्थापना 2015 में हुई थी। इसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कुछ बागियों ने अफगान आतंकियों के साथ मिलकर बनाया था। ISKP के आतंकियों ने काबुल के अलावा भी कई शहरों में हमले किए। पिछले साल काबुल में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में हुए हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से कई नवजात बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी थीं। अमेरिका के हवाई हमलों में इस गुट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। इसके कई कमांडर भी इन हमलों में मारे गए थे। चूंकि अब अमेरिका वापस जा रहा है, उसके हाथ खुल गए हैं। ISKP को बदला लेने का अच्छा मौका मिला है। इसके अलावा उसे फिर से अपने उभार का ऐलान भी करना है। हालांकि अतीत में ISKP और तालिबान के बीच लड़ाई होती रही है। दोनों गुट एक दूसरे के नियंत्रण वाले इलाकों पर कब्जे की कोशिश करते हैं। इन लड़ाइयों में तालिबान विजयी रहा है। हालांकि इस समय तालिबान ISKP को हमले से रोक पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अगर काबुल एयरपोर्ट पर कुछ हुआ तो ये पूरी तरह से अमेरिका की गलती होगी। इस समय काबुल अफगानिस्तान संकट का केंद्र बना हुआ है। सबकी नजर इस बात पर है कि काबुल एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है। मानो पूरा देश एक एयरपोर्ट पर सिमट आया हो। इस चक्कर में बाकी जगहों की समस्या दरकिनार हो रही है। स्वतंत्र पत्रकार नतीक मलिकजादा ने एक वीडियो ट्वीट किया है। दावा किया है कि ये वीडियो स्पिन बोल्डक का है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। वीडियो में बेहिसाब भीड़ दिख रही है। ये लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मलिकजादा ने लिखा है कि वहां पर ना तो विदेशी सैनिक हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर कर रही है। काबुल पर कब्जे के बाद पूरे देश में तालिबानी शासन की असलियत दिखने लगी है। लोगों को जीन्स पहनने, दाढ़ी काटने, अफगानिस्तान का झंडा लेकर चलने के लिए पीटा जा रहा है। महिलाओं को घरों में बंद रहने का हुक्म दिया गया है। इससे पहले तालिबानी प्रवक्ता ने कहा था कि उसके लड़ाकों को महिलाओं का सम्मान करने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसलिए महिलाएं बाहर ना निकले। दोष किसी का, भुगते कोई। यही बर्बरता और बुद्धिहीनता तालिबानी शासन की पहचान भी है। अफगानिस्तान के बाद चलते हैं रूस। आपको अलेक्सी नवल्नी याद है? रूस में एक छत्र राज चला रहे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी, जिन्होंने पुतिन की नाक में दम किया हुआ था। नवल्नी लगातार पुतिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। पिछले साल अगस्त में नवल्नी को साइबेरिया में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। आनन फानन में उन्हें जर्मनी ले जाया गया। इलाज के दौरान पता चला कि नवल्नी को जो नर्व एजेंट दिया गया वो सोवियत संघ के टाइम इस्तेमाल होता था। इसका नाम था नोविचोक। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक नर्व एजेंट्स में से एक माना जाता है। अगर आदमी को समय पर इलाज ना मिले तो मौत तय है, लेकिन नवल्नी को समय पर इलाज मिला और वो बच गए। ठीक होने के बाद नवल्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें पुतिन के इशारे पर मारने की कोशिश की गई थी। बाद में कुछ मीडिया संस्थानों ने सभी दावों की पड़ताल की। इसमें मालूम चला कि नवल्नी का 3 साल से पीछा किया जा रहा था। जो सरकारी एजेंट उनके पीछे लगे थे वे जहर देकर मारने के लिए कुख्यात थे। रूस की सत्ता का केंद्र है क्रेमलिन, जैसे कि अमेरिका में व्हाइट हाउस। क्रेमलिन ने इस आरोप से साफ पल्ला झाड़ दिया। जनवरी 2021 में नवल्नी ने ऐलान किया कि वो वापस लौटेंगे। उन्होंने पुतिन को चुनौती देने का मन बना लिया था। 17 जनवरी को उन्होंने बर्लिन से फ्लाइट पकड़ी मॉस्को के लिए। नोवोको एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ में लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐन मौके पर प्लेन को मॉस्को में ही दूसरे एयरपोर्ट पर ले जाया गया। वहां से पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। फरवरी में उन्हें अदालत में पेश किया गया। एक पुराने मुकदमे की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया 32 महीनों के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड आज क्यों बता रहे हैं। दरअसल जेल जाने के बाद पहली बार अलेक्सी नवल्नी ने कोई इंटरव्यू दिया है प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को। टाइम्स ने सवाल लिखकर नवल्नी के पास भेजे थे। अब उनका जवाब आया है। 54 पन्नों के इस इंटरव्यू में नवल्नी ने जेल में टॉर्चर के नए तरीकों, रूस और पुतिन के भविष्य समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है।
सोवियत संघ की स्थापना के समय गुलग कैंप्स चालू हुए थे। ये लेबर कैंप्स होते थे जहां सरकार के विरोधियों को कैद करके रखा जाता था। यहाँ कैदियों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। जो बीमार पड़ जाते थे या ठीक से काम नहीं कर पाते थे, उन्हें मार कर वहीं दफन कर दिया जाता था। कहते हैं कि गुलग कैंप्स में लाखों लोगों की हत्या हुई। जेलों में टॉर्चर की कहानियां नई नहीं है। लगभग सभी जगहों पर शारीरिक टॉर्चर पर जोर दिया जाता है, लेकिन जिस जेल में नवल्नी रहे हैं वहां टॉर्चर का नया तरीका तलाशा गया। इस टॉर्चर से शरीर पर चोट के निशान नहीं बनते, लेकिन असर उससे कहीं ज्यादा होता है। दिन शुरू होते ही कैदी को एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। उसे उसी पोजीशन में 8 घंटे तक सरकारी चैनल देखने के लिए मजबूर किया जाता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद टीवी देखना अनिवार्य है। वहाँ कैदियों की पसंद नहीं पूछी जाती है, उन्हें वही फिल्में दिखाई जाती हैं जिनका आदेश मॉस्को से आता है। सरकारी एजेंडे को पुष्ट करने वाले चैनल और वैसी ही फिल्में। आप टीवी देखने के दौरान झपकी तक नहीं ले सकते। हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर बनी रहती है। अगर किसी की भी आंख बंद हुई तो उसे डांट कर जगा दिया जाता है। उन्होंने लिखा है, अब मुझे समझ आ रहा है कि नींद से दूर रखना टॉर्चर का सबसे पसंदीदा तरीका क्यों है। शरीर पर कोई निशान नहीं बनता, लेकिन इसे सह पाना असंभव है। नवल्नी ने लिखा है कि यह सबसे घटिया चीज है। जेल में जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जाती, पीटा नहीं जाता, बिजली के झटके नहीं दिए जाते। क्या किया जाता है? सिर्फ टीवी दिखाया जाता है। फिर भी ये शारीरिक टॉर्चर से कहीं अधिक खतरनाक है। रूस कहता है कि ये लोगों को जागरूक बनाने के लिए है। ये आप तय करिए कि इसे टॉर्चर कहा जाए या जागरूकता अभियान। नवल्नी ने पुतिन के बारे में कहा है कि उनका शासन रूस के लिए ऐतिहासिक दुर्घटना से कम नहीं है। पुतिन को रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चुना था अपने उत्तराधिकारी के तौर पर। येल्त्सिन पर भी भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप थे। नवल्नी ने उम्मीद जताई कि रूस के लोग पुरानी गलती को ठीक कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन का जाना तय है, क्योंकि रूस में उनके विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नवल्नी की गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। एक बड़ी आबादी है जो खुद को हाशिए पर महसूस कर रही है। पड़ोस के देश बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको 27 सालों से शासन में है। दमन की तमाम कोशिशों के बावजूद लुकाशेंको के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं रुक रहे हैं। पुतिन लुकाशेंको को सपोर्ट करते रहे हैं, इसलिए बेलारूस की आंच क्रेमलिन को भी महसूस होने लगी है। अलेक्सी नवल्नी की सजा 2024 में पूरी होनी है। उसी साल रूस में राष्ट्रपति चुनाव होना है। अगर नवल्नी का कहा सच साबित हुआ तो व्लादिमीर पुतिन के एकाधिकार को बड़ा झटका लगना तय है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।